और ब्रेक के बाद स्वागत एक बार फिर से चर्चा में। मैं चर्चा को शुरू करूं, सबसे पहले मैं माफ कीजिएगा वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि देखिए अगर प्रशांत किशोर के हम सुझाव देके बैठक में, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे जिसमें कहा था SC ST, भूमिहीन, शहरी, गरीब, महिला, किसान, यूथ जो है, मिडिल क्लास जो है, इन पर कांग्रेस को फोकस करना चाहिए। लेकिन ये जो उनके सुझाव थे कुछ नए तो थे नहीं, कोई ब्रिलियंट आइडिया तो था नहीं। हर राजनीतिक दल यही आइडिया जो आगे लेकर चलता है, तो उनके इस आइडिया को क्यों कांग्रेस मानती? देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है सुझाव यही था कि जो संगठन है और जो पार्टी का चेहरा हो वो अलग अलग होने चाहिए। वहीं पे मुझे लगता है विवाद की बात शुरू होती है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा और देखा समझा है कि प्रेसिडेंट किसको बनाएंगे और संगठन, और मुझे लगता है शायद संगठन वो अपने पास रखना चाहते होंगे। वो G23 जो कांग्रेस का ग्रुप बना है उसमें देखिए बहुत पुराने जो है नेता है जो किस तरह से हाशिए पे पड़े हैं, यूपी में हो चाहे नेशनल लेवल पे देखें, और कई स्टेट्स में भी यही स्थिति है। यूपी में तो आपने देखा कि टीम राहुल के जो अहम सदस्य जितिन प्रसाद और RPN सिंह को जिस तरह से जाना पड़ा, तो ये एक बहुत ही मैं कहूंगा एक जेनरिक एक प्रॉब्लम कांग्रेस उससे जूझ रही है और पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही है। जैसे अभी भी कई वक्ताओं ने बताया कि एक जो फर्स्ट फैमिली का जो स्ट्रैंगल होल्ड है पार्टी पे, वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि एक बार अगर वो छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है फिर उनका वापस आना बहुत कठिन हो जाएगा। और ये बहुत ही मूलभूत चीज है। और जितनी भी प्रशांत किशोर ने जो भी 600 पन्ने क्या वो 6000 पन्ने भी करते, जो जितनी भी बातें बताई करीब करीब आप देखेंगे सारी पार्टियों का वही टेम्पलेट रहता है कि गांव देहात और मजदूर और युवा और नौकरी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो अंडरलाइन था उसमें, या जो सबटेक्स्ट कहेंगे, वो यही था कि पार्टी का चेहरा या संगठन को अलग पृथक करिए और दोनों में अलग व्यक्ति होने चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी की जो बात है उसको ले। और जो कांग्रेस अभी भी जो है उस चीज को अपना नहीं पा रही है, जो बड़ा दुख का विषय है। बिल्कुल। ओमकार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ एक सवाल लेके, क्योंकि देखिए लगातार सुझाव आपकी पार्टी को दिए गए प्रशांत किशोर की तरफ से, और उसके बाद भी कोई बात नहीं बन पाई। लेकिन एक अंडरलाइन जो इसमें हमने देखी वो ये थी कि आप चेहरा, नेतृत्व का जो चेहरा है उसको आप गौर कीजिए। क्या आप उसको आगे ध्यान रखेंगे? क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने कहा है ट्वीट करके कि जो भी सुझाव दिए हम उस पर आगे ध्यान देंगे, उनके सारे जो सुझाव थे उनको हम मानते हैं। तो क्या आप आगे इस नेतृत्व को लेकर, नेतृत्व के चेहरे को लेकर आगे आप गौर करेंगे? देखिए, कांग्रेस की चिंता क्या है इसको आप जान लीजिए। जो कांग्रेस का इतिहास जानते होंगे वो इसको याद रखते हैं। जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, इस परिदृश्य में, जब गांधी जी का पदार्पण हुआ और गांधी जी सिर्फ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक बार अध्यक्ष रहे, लेकिन जो भी अध्यक्ष बनता था वो बिना गांधी जी के मर्जी के काम नहीं करता था, क्योंकि गांधी जी मास लीडर गांधी जी ही थे। बाद में धीरे धीरे उसकी जगह नेहरू जी ने ली, लेकिन मास लीडरशिप जो थी वो गांधी जी के पास थी, इसलिए गांधी जी को इग्नोर नहीं कर पाते। आज यही स्थिति हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है कि मास लीडर हमारे यहाँ गांधी परिवार के अलावा कोई ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सके। और जिस दिन दिख गया उस दिन विश्वास मानिए कि ये जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाएगी। क्योंकि जब इंदिरा जी थी तभी बरुआ जी बने थे, शंकर दयाल शर्मा जी बने थे अध्यक्ष, और कई लोग अध्यक्ष बने, लेकिन वो पार्टी की जिम्मेदारी तो जो चलाते थे, लेकिन सारा काम इंदिरा जी ही देखती थी, क्योंकि मास लीडर वो थी। तो आज भी गांधी परिवार की जाने पर जो जनता उनको सुनने के लिए आती है, अभी हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनको सुनने के लिए उस मात्रा में आए। ठीक है, वोट नहीं हो पाया, कारण क्या है कि जो हमने सारी जातियों को, सारी बिरादरियों को लेकर आगे बढ़े, कहीं हमसे कमी हुई, जिस कमी के कारण जाति और धर्म की पार्टियां बन गई। और जब जाति धर्म की पार्टियां बनी तो हमारा जो वोट था वो खत्म हो गया। हमारा तो कोई जात का वोट था नहीं कि हमारा ये जात है तो हमारा ये होना चाहिए, या ये जात है तो हम इसके नेता हों। और कांग्रेस उसी पर मंथन कर रही है कि किस तरह से लोगों को इस चीज से उबार के फिर से देश की मुख्य धारा में लाए, कि किस तरह से आप सबको अपना समझें और उस हिसाब से काबिल लोगों को वोट करें। होता क्या है, देखिए, जितनी चीजें बनती जा रही हैं, चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, हमसे आपसे किसी से नहीं छुपा है, चुनाव में पैसे खर्च होते हैं, लोग वोट का प्रलोभन देते हैं, और जिस तरह से करोड़ों रुपए का व्यय होता है वो आपके सामने है, किसी से छुपा नहीं।
तो इसलिए इन सब चीजों को रोकने के लिए कांग्रेस बराबर प्रयास कर रही है। ठीक है ओंकार जी, आप बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं बराबर, ये कांग्रेस कहती रही है हम प्रयास करें, लेकिन प्रयास का नतीजा नहीं दिखता है, बस ये एक बहुत बड़ी टीस रह जाती है। लेकिन ऐसे में अगर आप 24 को ध्यान में रख रहे हैं, किसी को भाग्य कहते हैं, ठीक है, बीजेपी आपके आगे पहाड़ और चट्टान के जैसी खड़ी है, और ऐसे में अब आपके सामने बड़ी चुनौती है अपने आप को प्रूफ करना, अपनी विचारधारा को प्रूफ करना, तो आसान होगा क्या? चुनौती को तो हम प्रयास कर रहे हैं हराने का, हम बीजेपी की चुनौती को ही प्रयास कर रहे हैं, और समय आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, हम आशावादी हैं और हम कृष्ण मोहन जी, ओंकार जी आपको हराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास इनके अभी दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको 24 तक लेके पटकनी दे पाएंगे? देखिए, सपने देखना सबका अधिकार है और सपने पे किसी का बस नहीं है, कोई भी सपना देख सकता है, परंतु आपको शिवांगी ठीक ढंग से देखना होगा कि शिवांगी जी जो समाज में जाकर, जनता के बीच में जाकर देश के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की बात करेगा, उनके जीवन आदर्श की बात करेगा, जो उनके जीवन स्तर को, उनके मौलिक अधिकारों को उनको देने की बात करेगा, दिलवाने का और देगा, वही इस देश पे सत्ता में आ सकता है। परंतु कांग्रेस ने इस देश में क्या किया ये किसी से छिपा नहीं है, और उनके सहयोगी दल, वो सपा हो बसपा हो जितने भी दल रहे हो, किस तरह से उन्होंने इस देश में लूट भ्रष्टाचार अपराध का इस देश को गढ़ बना दिया था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को, जहां पे बहुत बड़े यूथ था, बहुत बड़ा जनसंख्या थी और इसका हम प्रयोग कर सकते थे, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचारी राज्य, बीमारू राज्य का तगमा तक दिलवा दिया था। तो ये सारे लोग कांग्रेस के सहयोगी थे और कांग्रेस इसका भरपूर समर्थन करती थी। जनता इस बात को देखी और उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो इस राष्ट्र का, समाज का, देश के नागरिकों का बेहतर तरीके से विकास कर सकती है और जीवन जीने के जो बेहतर साधन हो सकते हैं, जो संविधान सम्मत है, दे सकती है, तो मात्र भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे 2014 में, 17 में, 19 में और 22 में भी विश्वास किया और आगे भी विश्वास करेंगे। ओंकार जी देखिए, आप चाहे जितनी भी तैयारी कर लीजिए, चाहे जितनी भी मंथन, जितने भी दौरों में आप बातचीत कर लीजिए बड़े बड़े चेहरों के साथ, कुछ होगा नहीं आपसे। एक मिनट देखिए, अभी हमारे भाई ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया था। तो भाई आप 7 साल 8 साल से तो आप केंद्र में हो और ये 5 साल के बाद आप यहाँ भी हो, आप प्रदेश में भी हो। आज ही अखबार में मुख्यमंत्री जी को ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ी कि सभी मंत्री अपना जो है प्रॉपर्टी जो है 3 महीने के अंदर जनता में दें कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब आपके मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तभी तो आप उनको रोकने के लिए ये प्लान कर रहे हो कि आज तक की जवाब दीजिए, फिर मैं अगले मेहमान के पास चलती हूँ। शिवांगी जी, इससे बढ़िया लोकतंत्र का खूबसूरत चेहरा क्या हो सकता है कि हमने सुचिता इस तरह से बनाई है कि कोई भी व्यक्ति होगा जो लोक प्रतिनिधि होगा, वो जनप्रतिनिधि होगा, उसको अपने ब्यौरे देने होंगे और ये जनता के सामने प्रमाण क्यों पड़ी? मैं ये जानना चाहता हूं मित्र, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आप ईमानदार हो तो आप और कल भी हमारे में नॉमिनल परिवर्तन जो हुआ वो हमारे कार्य परिवर्तन के कारण हुआ। इसका मतलब आप घबरा रहे हो कि आपके मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये एक रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे, आपका यही मतलब है कि आपके मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप घबरा रहे हो, ये आपका मतलब। तो बताए कि 1980 में उसके नेताओं के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, 2000 में कितनी प्रॉपर्टी थी, 2010 में कितनी प्रॉपर्टी है, वो ऑनलाइन करे, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये क्षमता मात्र किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व में है, बाकी कोई किसी दल के पास नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार और अपराध की जननी है ये लोग, और इनके पास डर है कि यदि जनता के बीच में रिपोर्ट का रखते हैं तो सारी की सारी चीजें जनता देख लेगी कि किस तरह से आपने इस देश को और प्रदेश को लूटने का काम किया था। ये आप मूर्ख किसको बना रहे हैं? जब आप चुनाव पर्चा दाखिल करते हैं तो आप एक एक चीज का ब्यौरा देते हैं उसके अंदर कि हमारे पास ये संपत्ति, हमारे खिलाफ ये मुकदमा है। आप जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? आप अपने मंत्रियों को डरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और इससे काम नहीं होना है, इससे विकास किसी सूरत में नहीं होगा। आप समझिएगा कि और प्रदेश गर्त में जाएगा। ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की योगी पॉइंट 2 की सरकार है, यहाँ पे न भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा और न भ्रष्टाचार किसी को करने दिया जाएगा। ये पूज्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जो खाएंगे, मुख्यमंत्री कहते रहे, इसे गुणगान गाते रहे और कोई कुछ करने वाला है नहीं। इस देश में भ्रष्टाचार और दंगाइयों का जब एक विधायक या सांसद का चुनाव होता है तो वो जाता है जब पर्चा भरने तो सारी प्रॉपर्टी अपने बयान करता है और समाचार पत्र में बाकायदे वो प्रकाशित भी होती है और वो पब्लिक डोमेन में है। उसको कौन सी नई बात आप करने जा रहे हो?
ठीक है पब्लिक मनोज जी डोमेन में हमने अपने सारे मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने अधिकारियों को कह दिया कि आप अपने बताएंगे कि कितने आपके पास संपत्ति। अरे वो तो ऑलरेडी डोमेन में है, और ऑनलाइन देंगे। वो आपके लिए पारदर्शिता रखने की बात कर रहे हैं। मनोज जी मैं आपके पास आपका सवाल नहीं रख रहा है, वो अपने मंत्रियों को ओंकार जी मनोज जी का सवाल है। का नतीजा ये है कि आज आप देखिए जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, स्मार्ट सिटी योजना सरकार को बंद करनी पड़ी। बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही और सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बीजेपी हमेशा जनता के बीच में रहती है। किस महंगाई के मुद्दे पे आप जनता के बीच में हैं? पूरे देश में महंगाई है, बेरोजगारी बिल्कुल मेरे ख्याल से आजादी के बाद से अब तक रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी ने। किसके साथ आप हैं, सत्ता में या विपक्ष में? कहाँ पे आप जनता के साथ खड़े हैं? और आप जो बातें कह रहे हैं ना कि बड़ी भ्रष्टाचार से बिल्कुल हटी हुई सरकार है, 5 साल पहले अगर आपकी मेमोरी फास्ट होगी तो आपको याद आ जाएगा, वैसे मैं याद दिला दे रहा हूँ। 5 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से डेटा मांगा था और ऐसी ही कुछ बातें कही थी सरकार जब नई बनी कि सारा ब्यौरा देंगे अधिकारी। 1000 से ज्यादा तो अधिकारी होंगे उत्तर प्रदेश की सरकार में, कितनों का आया? खुद डाटा पेश करेंगे क्या कि आके बैठ के बस सिर्फ अपना प्रवचन सुना के चले जाएंगे उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को? मूर्ख आपका प्रधानमंत्री से लेके और आप तक के लोग मूर्ख बनाते हो जनता को। सच्चाई से इतर भागना आपका यही काम है। आप कांग्रेस को जरूर कुछ कह सकते हो लेकिन समाजवादियों को आप नहीं बता पाओगे। हम आपको आपसे मुंह तोड़ आपसे जवाब के सवाल और सवाल के जवाब दोनों होंगे, इस बात को याद रखिएगा। जी कृष्णमोहन जी बोलिए। शिवांगी जी अपने में मित्र समाजवादी मित्र को मैं बता दूं कि इन्होंने कहा बेरोजगारी की बात कर रहे थे। साहब मैं आपके भी एक बेरोजगारी का 5 साल हम भी सत्ता में रहे जिसमें 2 साल कोरोना काल रहा और 5 साल आप पूर्ण सत्ता में आपके भी बेरोजगारी का एक आंकड़ा दे देता हूं। अरे अपना बताओ, हमारा डिफरेंस करने के लिए आप नहीं बैठे हो, हम सत्ता में नहीं थे ना सत्ता में है, सत्ता में आप हो। पिछले 5 साल से सत्ता में आप ये नहीं बता रहे हो कि आप ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है, क्यों हो रही है 5 वर्षों में, और आप दूसरे को डिफाइन करने बैठे हो। अरे विपक्ष हो क्या? आओ विपक्ष में फिर सवाल पूछो, जवाब देंगे। 44 लाख हमने आप सत्ता में रहकर विपक्ष से सवाल पूछते हो, उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हो। ये उल्टी गंगा नहीं बहेगी, आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपके हो सकता है अंदर कांग्रेस वाला विपक्ष आपको दिखता हो, हम समाजवादी लोग हैं, हर बात का जवाब लेंगे आपसे। आपका रिकॉर्ड है। ये जो टीवी पे बैठ के प्रवचन करते हो ना, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, कहाँ है 15 लाख? काला धन कहाँ है? काला धन कहाँ है? मोदी जी अब तक काला धन क्यों नहीं ला पाए? कहाँ पे है स्विस बैंक के पैसे? और ये बेरोजगार कहाँ पे है पैसे? बोलो ना। सरकारों में आप तो अरे भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे, कितने ब्यूरोक्रेट्स को अंदर किया, और मंत्रियों के पास कितने पैसे हैं? सेंट्रल मंत्रियों के पास कितने पैसे हैं? गडकरी ने पूरे देश में कैसे कब्जा कर लिया? और एक तो ऐसा व्यापारी आ गया इस देश में, 8 साल में उसने पूरे देश का पैसा सबसे ज्यादा अपने पास रख लिया। यही आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो? आप दूसरों को तो भ्रष्टाचारी कहते हो, ये कौन सा जादू है? हमें भी बता दो, मनोज जी, भारत समाचार को भी बता दो कि 8 साल में दुनिया का 5वें नंबर पे अमीर आदमी बन गया अडानी। मनोज जी आप समर्थन देंगे? अच्छा 24 में कांग्रेस को क्या? अब सवाल ये बात सही है, ठीक है ठीक है, बड़ा सवाल है, बेहतर सवाल है। क्या आप कांग्रेस का साथ देंगे? समाजवादी पार्टी इन आताताइयों से, झूठों से और हिटलर वाली परंपरा अपनाने वाले राजनीतिक दल के खिलाफ हर व्यक्ति के साथ है। ठीक है, चलिए ठीक है। विनय जी आपसे भी सवाल है, क्योंकि देखिए जो सुझाव 600 पन्ने में रहा उसमें यह भी था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने सहयोगियों को भी साथ लाए जो समान विचारधारा के। क्या आपको लगता है कि आपकी विचारधारा कांग्रेस से मिल पाएगी? अगर कांग्रेस आपको वेलकम करती तो आप जाएंगे कांग्रेस के साथ 24 की लड़ाई में? देखिए शिवांगी जी, 24 की लड़ाई में हम किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे तो 24 में पता चलेगा, और हम जनता के साथ जाएंगे। लेकिन कृष्णमोहन जी ने जो आपका पूरा डिबेट था, इस डिबेट को जिस तरीके से अर्थ से फर्श में पहुंचाने का काम किया, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, सबने घोटाला किया, सबने फलाना किया, सबने ढिमका किया, सबने किया भैया किया। जनता ने उनको जवाब दिया, जनता ने आपको विश्वास किया, आपको सत्ता सौंपी, और आप क्या कर रहे हैं? आप चिन्मयानंद को बचा रहे हैं, आप हाथरस के बलात्कारियों को बचा रहे हैं, आप घोटाले की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। सैनिकों के ताबूत में घोटाला करने का काम आप करते हैं, आप सेंगर को बचाने का काम करते हैं। सेंगर चिन्मयानंद को किसने बचा लिया विनय जी? मैं कहां है आप? मैं कहता हूं जमानत तो यही दिलवा रहे हैं।
पूरी भारतीय जनता पार्टी आशीष मिश्रा को बचाने के लिए लग गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आशीष मिश्रा को बचाने के लिए लग गई है और एक बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकलते हैं। दरअसल बात यह है शिवांगी जी, बात यह है कि इनके पास जितने लुच्चे, लफंगे, चोर, बदमाश, बलात्कारी है, इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। ये सभी लुच्चों, लफंगों, बलात्कारियों, चोरों को उस मशीन में डालते हैं और सबके सब उधर से सदाचारी होकर निकलते हैं। इनके पास जो चला जाए, ये हिमाचल चले गए। एक हमारा प्रदेश स्तर था जिसको हम सुबह महिलाओं से उत्पीड़न के आरोप में निकालने वाले थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके 12 बजे रात को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए रात में सुबह 4 बजे अदालतें खोल दे रहे हैं। नियम कानून इनके लिए कुछ है नहीं। चैनल पे बैठ के सच्चाई एक्सेप्ट करिए, सच्चाई एक्सेप्ट करिए। हाथरस केस में आपने क्या किया, सैनिकों के ताबूत में आपने घोटाला किया कि नहीं किया, आप सच्चाई एक्सेप्ट करिए। जब पूरी दुनिया त्राही कर रही थी कोरोना से, तो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने में घोटाला किया कि नहीं किया, वेंटिलेटर में आपने घूस खाए कि नहीं खाए आपके अधिकारियों ने, इसको आप एक्सेप्ट करिए। कोरोना काल में कितना घोटाला आपने किया, आप बताइए। ठीक है, जवाब भी सुन लीजिए विनय जी, जवाब सुन लीजिए। जौनपुर का एक पत्रकार जब मिड डे मील में नमक रोटी खिलाई जाती है, उसको जब उजागर करता है उसको जेल भेज दिया जाता है। बलिया में आप नकल माफियाओं से काले चलवा रहे हैं, आप सवाल करें, जवाब सुनिए कृष्ण मोहन जी से। नकल माफियाओं से काले चलवा रहे हैं, जवाब विनय जी, सवाल आपने बहुत कर लिए, आप उसको जेल भिजवा देते हैं। विनय जी, आप शांति रखिए, समझ नहीं पा रहा कौन क्या कह रहा है। व्यस्त हैं, हम बचे रहे, ये वो लोग हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सैनिकों के ताबूत में घोटाला करने का काम किसने किया? अभी कोरोना के समय में दलाली किसने खाई? राम मंदिर के नाम पर दलाली किसने खाई? अच्छा विनय जी, सुन तो लिया कीजिए ना, आप कृष्ण मोहन जी की बात को नहीं सुना, क्या समझ में आया क्या बोल रहे हैं? क्या होंगे? सुनिए विनय जी, सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। ठीक है, सवाल खड़ा किया ना आपने, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब को भी सुन लीजिए ना थोड़ा सा। करेंगे क्या? भैया जी भी बेल पे हैं, बात करेंगे क्या? बोले कृष्ण मोहन जी। सबके सब बेल पे हैं शिवांगी जी, इनसे हमारे मित्र से बता दीजिए कौन बेल पर और है? रही बात चिन्मयानंद और बाकी लोगों की, तो न्यायालय का काम है। ऐसी बात क्यों कहते हैं? डरवा रहे हैं क्या? तो आपके ऊपर डरा रहे हैं क्या? विपक्ष को डरा रहे हैं कि बेल में तो कौन डरा रहा है? के जेल भेज दोगे? डरा रहे हो क्या? आपको बता रहे हैं, डरवा रहे हो क्या? डरवा रहे हो? आपका जो भ्रष्टाचार था, नहीं ठीक है, अपराधी छवि का मुख्यमंत्री अगर उत्तर प्रदेश में होगा तो डरवाओगे तो वही है। लेकिन आप हरा नहीं पाए, हरा नहीं पाए तो बेईमानों को कौन हरा पाएगा? बेईमानों को कौन हरा पाएगा? चलिए ठीक है, रुद्र जी के पास में चलिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कौन हरा पाएगा? बाकी रही भावना जैसी ठीक है मनोज जी, मालूम है भावना आपकी भावना मालूम है। अपराधी रुद्र जी के पास जो चर्चा थोड़ी ना अलग जा रही है। ठीक है, एक बात का जवाब दे दूं आपका, बस एक बात आप सुन लीजिए। जिस दिन दूसरे जितने विपक्ष के राजनीतिक दल सरकार बना के सिर्फ एक ही मंतव्य रखेंगे कि सरकार हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनाएंगे, निश्चित तौर पे कोई भी राजनीतिक दल नहीं हारेगा। ठीक है, चलिए। जो जनता के काम है, जो लोक हित के काम है, उन कामों को छोड़कर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सरकार का उपयोग करना कोई नहीं हरा पाएगा किसी व्यक्ति को। और मैं तो राय देता हूं, जिन जिन स्टेट में सरकारें हैं उन सबको इसी पैटर्न पर चुनाव लड़ना चाहिए कि हमें सिर्फ चुनाव जीतना है। छल बल दल कैसे भी, चुनाव के 1 महीने पहले पैसा बांट दो, चुनाव के 1 महीने पहले राशन बांटना शुरू कर दो, यही सबसे बेहतर तरीका है और काम कुछ नहीं है। चुनाव के बाद भी राशन बांटा मनोज जी, आप अभी ठीक है, तो अभी राशन की और ये सब बातें, चुनाव हो चुका ना, अभी यहाँ का तो चुनाव हो चुका ना। ऐसे तो चुनाव हर बार होते हैं, हर साल होते हैं, तो चुनाव का मसला कहाँ पे आ रहा है? अभी चुनाव का मसला नहीं है। रुद्र जी के पास में जा रही हूँ। रुद्र जी देखिए, थोड़ी डिबेट डाइवर्ट हुई क्योंकि मुद्दे यहाँ पर बीच में आ गए थे, यहाँ पर अगेंस्ट बीजेपी की कई सारे, लेकिन अभी भी मसला वही है कि यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर नहीं जाते हैं कांग्रेस के साथ, तो क्या आईपैक नाम की उनकी जो कंपनी है वो भी एक बड़ा रीजन है? क्योंकि देखिए, कहा जाता है चाहे तेलंगाना हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर वो कंपनी उन नेताओं के साथ खड़ी है जिनसे कांग्रेस का सीधे मुकाबला होता है। तो इस बात को भी क्या गौर किया गया होगा रुद्र जी? और इस वजह से भी हो सकता है बात ना बनी हो, ये भी एक पहलू हो सकता है। बिल्कुल शिवांगी जी, आपने जो वीरेन जी से सवाल किया था कि जो उन्होंने सुझाव दिए थे प्रशांत किशोर ने, हो सकता है वो बहुत अपीलिंग ना लगा। असल में वही जड़ है
वो जो 600 पन्ने का प्रेजेंटेशन दिया गया था और कांग्रेस के वर्किंग कमेटी से बातें बाहर निकल रही थी कि 300-350 से पन्ने से ज्यादा प्रेजेंटेशन देखा तक नहीं गया, जिसमें तमाम वो बड़े नेता शामिल थे कांग्रेस के। तो हो सकता है कि उन्हीं 300-350 पन्नों में जो प्रशांत किशोर के सबसे बड़े सुझाव हों वो भी कांग्रेस को इतने अपीलिंग नहीं लग रहे हों या इतने नए नहीं लग रहे हों जिसपे उनको लगा है कि इसको तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल नए सुझाव है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जो एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं वो कोई भी राजनीतिक दल उनको नहीं दे सकता। कांग्रेस तो तब पर भी बहुत बड़ा दल है, कोई एक बहुत छोटा दल भी इस ढंग का उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकता कि वो जो चाहे वो तय कर ले। एक्चुअली क्या है, प्रशांत किशोर का 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ यूपी में बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं रहा। वो एक खाट सभा लेके आए थे और 22 साल यूपी बेहाल का नारा लेके आए थे और फिर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए 2 लड़कों का साथ पसंद है कैंपेन लॉन्च कर दिया। शीला दीक्षित जी की जगह अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री घोषित हो गए। तो उसके बाद प्रशांत किशोर को लगा कि कांग्रेस के साथ अपनी मांगे बनवा के करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस साथ में ये भी देख रही थी कि प्रशांत किशोर ये बातें जितनी तन्मयता से कह रहे हैं उतनी ईमानदारी वो अपने राजनीतिक जीवन में नहीं दिखा रहे। एक तरफ वो बात कर रहे थे, दूसरी तरफ वो तेलंगाना में जाके टीआरएस के साथ गठबंधन कर रहे थे आईपैक के साथ, और खुद वो उसमें मीटिंग में शामिल थे। जब प्रशांत किशोर से सीधे पूछा गया क्या आईपैक के साथ वो अपने आप को अलग करेंगे, तो प्रशांत किशोर ने कहा आईपैक के साथ उनका संबंध नहीं है, जो कि कांग्रेस भी जानती है। तो अगर प्रशांत किशोर को राजनीति में आना है तो पहली बात तो उन्हें क्लियर रहना पड़ेगा, अपनी कंपनी और व्यावसायिक हितों को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, वो किसी भी दल के साथ इस तरह की शर्तों के साथ कि उन्हें पावर दे दी जाए, सब कुछ उनके हाथ में दिया जाए, ये नहीं आ सकते। उसके लिए उन्हें अपना राजनीतिक दल बनाना पड़ेगा। और तीसरी सबसे जो चाहिए कि कांग्रेस को इस तरीके के प्रयोगों से बच के अब अपने कार्यकर्ताओं बनाना चाहिए, कार्यकर्ताओं पे काम करना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है उनके लिए। ठीक है, मैं वीरेंद्र जी आपके पास आ। देखिए, रुद्र जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक बड़े दल का साथ चाहते हैं। बीजेपी के साथ भी हो गए थे लेकिन बात नहीं बनी, जेडीयू के साथ भी उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया लेकिन ज्यादा दिन तक वहां पर ही वो टिक नहीं पाए। क्षेत्रीय दलों के साथ जब वो जाते हैं तो चुनाव के बाद एक चुनाव रणनीतिकार के तौर के बाद उनका सारा काम खत्म हो जाता है। अब वो कांग्रेस को बार बार पकड़ रहे हैं, तो क्या वो तलाशने लगे एक भूमिका अपनी भी राजनीति में, इसलिए कांग्रेस के इर्द गिर्द नाच रहे हैं वो? नहीं, ये बात तो सही है कि प्रशांत किशोर अगर जो है कांग्रेस के साथ इतनी लंबी वार्ताएं चली और पहले भी उनका जुड़ाव रहा है, तो वो अपने लिए एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी तो अपनी तरफ से पींगे बढ़ा के उनसे इतनी बातचीत कर रही थी। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों तरफ से म्यूचुअल बेनिफिट वाला एक टेम्पलेट रहा होगा। लेकिन वो बात सही है कि लीडरशिप को नहीं देना चाहते, क्योंकि एक बार अगर लीडरशिप हाथ से निकल जाता है तो वापस आना बहुत कठिन हो। खासतौर पर जिस तरीके का क्राइसिस एक कांग्रेस देख रही है, टॉप लेवल पे लीडरशिप क्राइसिस हो, स्टेट्स में भी आपने देखा कई जगह इसी वजह से उनको सत्ता आने के बाद भी जाना पड़ गया, क्योंकि टॉप। और जहां तक काडर की बात है, सही बात है कि जब तक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे नहीं जुड़ेगा, लेकिन कार्यकर्ता तभी जुड़ेगा जब लीडरशिप में उसको विश्वास होगा, व्हेन दे आर एबल टू इंस्पायर द कॉन्फिडेंस अमंग द काडर्स। दैट इज नॉट हैपनिंग, वो नहीं हो पा रहा है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो फुट सोल्जर होता है वो वही जिताता है आपको, लेकिन जब तक आपके पास जनरल नहीं होगा, जब तक वो उस पर विश्वास नहीं आएगा, तब तक कैसे काडर आएगा? तो ये बड़ा मूलभूत चीज है, इसको समझना होगा। और ये बात सही कि प्रशांत किशोर अपने लिए एक राजनीतिक वो देख रहे हैं। और मुझे एक चीज और भी लगती है कि प्रशांत किशोर को हम शायद बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड करके देखते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक इसका जो है लैंडस्केप है। और कोई भी रणनीतिकार, कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट आके, और जैसे यूपी में 2017 में जो 2 लड़कों का जोड़ा और ये सब चीजें हुई थी, बहुत बुरी तरह फेल हुआ था। वहीं से बल्कि आप देखेंगे बीजेपी का प्रत्यार्पण हुआ है यूपी में, जो फिर से अभी 2022 में फिर से आ जाता है और कांग्रेस की और भी सीटें कम हो जाती हैं। तो 2 बातें मैं आखिरी में कहना चाहूंगा। एक तो जो प्रशांत किशोर को हम लोग शायद बहुत ज्यादा एक तवज्जो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स एक स्पेक्ट्रम है भारतीय राजनीति का। दूसरा है कि कांग्रेस चाहती थी कि शायद वो एक स्ट्रैटेजिस्ट की भूमिका में रहे, सलाहकार की भूमिका में रहे, लेकिन अंदरूनी स्तर पे उनको कोई ऐसी भूमिका ना दी जाए। तो इसी मुद्दे पे कहीं ना कहीं एक जुड़ाव की स्थिति नहीं आ पाई। जी बिल्कुल। और देखिए, मैं ओमकार नाथ जी, मैं आपके पास आ रही, क्योंकि जो ट्वीट प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया उसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस को मुझसे ज्यादा अच्छे के नेतृत्व की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। और उनकी लाइनें कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा दिखा कर जाती हैं। वो दिखा रहे हैं कि मेरी जरूरत कांग्रेस को थी, लेकिन मैं गया नहीं, बल्कि कांग्रेस को अपने अंदर ही देखना चाहिए। देखिए, आपको बताऊं मैं, और अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, मैं राजनीति में आने के पहले सरकारी सेवा में था और मुख्य व्यवस्था अधिकारी था उत्तर प्रदेश निवास का। जब वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री हुए तो मैं उनके खास अधिकारियों में था, और कम से कम
25 से 30 जिलों में मेरे रिकमेंड किए हुए डीएम और एसपी पोस्ट होते थे और कई लोगों को मैं टिकट दिला दिया करता था, कई लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिला दिया करता था। तो जब रिटायरमेंट के करीब आया मैं, तो मैंने सोचा कि मुझको राजनीति में आना चाहिए। जब राजनीति में आया तो मुझे अपनी हैसियत का पता लग गया। बहुत से लोग जो संपादक के पद पर हैं, एमजे अकबर को ले लीजिए, उदयन शर्मा को ले लीजिए, ये सब लोग जब थे तो इनसे प्रधानमंत्री मिलने के लिए टाइम मांगते थे। मुख्यमंत्री लोग लाइन लगाए रहते थे, हमारे बड़े मित्र थे उदयन शर्मा। और लेकिन ये लोग जो हैं जब राजनीति में आए तब इनको लाइन लगानी पड़ती थी मिलने के लिए। तो ये जब चीजें होती हैं, आप एक जगह एक्सपर्ट हैं, वहां आपके एक्सपर्ट की वैल्यू है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि राजनीति में आके उस दल में आप सबसे ऊपर हो जाएं, तो ये आपकी भूल है। ये आपको सोचना पड़ेगा और तभी आप राजनीति में आइए, अगर राजनीति में आना चाहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को अगर आदमी नहीं समझता है और समझता है कि पार्टी बहुत छोटी है और पार्टी जो है जैसा वो चाहेगा वैसा कर लेगी पार्टी, तो वो हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां उनसे बड़े बड़े लोग हैं और जिनके पास राजनीतिक तजुर्बा बहुत है, चाहे उनकी पब्लिक फॉलोइंग हो और चाहे ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं एक चीज से। ठीक है, चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी एक कंपनी के तौर पर खुद को चला रही है, वो मजदूरों से काम लेती है, आगे बढ़ जाती, निकल जाती। कहीं ना कहीं इशारा प्रशांत किशोर की तरफ भी आपका था कि वो भी एक मजदूर की तरह काम करती है, अगर उनके साथ उसके बाद में उनको भी यूज करके हटा दिया जाता। लेकिन कांग्रेस कह रही है वो अपनी विचारधारा लेकर आगे बढ़ेगी ना, वो किसी को क्यों आने देगी अपने पाले में। तो कैसे मजदूर का और कंपनी का साथ यहाँ पर हो गया? देखिए क्या है, मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूं कि ये प्रशांत किसी भी व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेते हैं नहीं लेते, उसकी बात को स्वीकार करते ना करते, ये कांग्रेस का बेहद निजी मामला है। परंतु मैं कांग्रेस का मेरा जो अनुभव रहा है कांग्रेस को देखने में, कि आप देखेंगे 1990 से लेके और मैं कहता हूं 92 से लेके और 2022 तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई दूसरा नहीं बदला। वो 1 से 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। तो ये अपनी व्यवस्थाएं स्वयं में समेटना चाहते हैं, परिवार पे और पार्टी पे एक परिवार का कब्जा रहे, ऐसी व्यवस्था ये चलाते रहते हैं। और आगे भी इनको जनता से, देश की नागरिकों से, गरीब से, किसान से, मजदूर से, नौजवान से इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है कृष्ण जी, एक लाइन में जरा आप जवाब दीजिए, फिर मनोज जी से जवाब दीजिए, फिर मुझे चर्चा को समाप्त करना होगा। क्या कांग्रेस को प्रशांत किशोर की बातों को मानते हुए अपनी पार्टी के अंदर दाखिल होने देना चाहिए था? आपको क्या लगता है, एक एक्सपर्ट के तौर पर प्रशांत किशोर को अपनाना चाहिए था या एक बड़े नेता के तौर पर अपनाकर अपनी पार्टी के साथ रखना चाहिए था? देखिए क्या है कि कांग्रेस जो है अपने नेताओं से विचार ले सकती है, चर्चा कर सकती है, वो उनका बेहद निजी मामला है, वो कर सकती है। प्रशांत किशोर जैसे लोग आते हैं, हर पार्टी हर दलों में जाते हैं, अपनी बातें कहते हैं, तो कांग्रेस को भी उनकी अपनी बातें सुननी चाहिए। और वो कांग्रेस, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, वो कांग्रेस का व्यक्तिगत है। उनकी बातें सुनते न सुनते वो कांग्रेस का तय करेगी। चलिए ठीक है, मनोज जी अपनी बात को थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। अभी आरोप लगा, क्योंकि बातें निकल रही तो उस पर भी जवाब होना नहीं, जनता सोच के कुछ और चली जाती दिशा में। अगर राजनीतिक दल कंपनी है तो मेरा सीधा आरोप भाजपा नहीं, उन्होंने कांग्रेस को कहा। अरे कांग्रेस नहीं, वो सबको कहते हैं ऐसे ही। अरे अभी तो उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को कहा है, तो अभी आप अपने आप को क्यों लपेटे में ले रहे हैं? 5 सालों से यही सुन रहा हूँ। तो इनके लिए बता दूं कि हो सकता है कोई राजनीतिक दल कंपनी एक बार याद करके ये दुर्भाग्य इस देश में कभी नहीं रहा। गुलाम भारत में जरूर एक कंपनी इस देश को रन करती थी, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं 2014 से अब तक कि इस देश की पार्टियों को कंपनियां चला रही हैं, इस देश की सरकार को कंपनियां चला रही है। जब जैसा चाहती है मूव कर देती है, जब जहां चाहती महंगाई ला देती है, जब जहां चाहती अपनी कंपनियां खड़ी करके जनता के और वो जो सरकार के संस्थान हैं उन सब पे कंपनियों का, ये सत्य है। मनोज जी देखिए, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन ओंकार जी कुल मिलाकर मनोज जी आपका साथ देंगे। आपकी उनकी विचारधारा अगर मेल खा गई तो आपका उनका मेल जरूर हो जाएगा 24 तक, मुझे लग रहा है उनकी बातों से स्पष्ट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के लिए क्या पीके जरूरी थे या फिर उतने जरूरी नहीं थे जितनी उनको तवज्जो दी गई, तो उसी पर चर्चा लगातार चली। अब हालांकि चर्चा समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस का 24 का प्लान क्या होगा अब इस पर सबकी नजर रहेगी। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का।